हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपल टाइट्रेशन। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम फिर से बात कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम्स पे। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, लास्ट में इंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में बात कर रहा था। इंड पॉइंट जब हमें पता चल जाता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? जब कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ एसिड या कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ कंटेंट ब्यूरेट से गिरने वाले कंटेंट के इक्विवेलेंट हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। उस समय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कंटेंट ऑफ कोनिकल फ्लास्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ जो भी ब्यूरेट से नीचे गिरा है उसका इक्विवेलेंट, दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। इनफैक्ट वो टाइम होता है जब कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ सारा कंटेंट ब्यूरेट से गिरने वाले कंटेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इंड पॉइंट क्या होता है? जब हमें पता चलता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है। तुमको लगेगा तब तो इक्विवेलेंस पॉइंट जब आ जाएगा तभी तो पता चलेगा सर। नहीं, वो थोड़ा लेट से भी पता चल सकता है, थोड़ा पहले भी पता चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। बट ऐसा क्यों होगा? इंडिकेटर कैसे काम करेगा? क्यों इंडिकेटर के सिलेक्शन के कारण इक्विवेलेंस पॉइंट इंड पॉइंट के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है? ये हम पढ़ेंगे डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आगे चल के। बट आइडियली तो इक्विवेलेंस पॉइंट को इंड पॉइंट के साथ ओवरलैप करना चाहिए, मतलब दोनों एक ही साथ आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो टाइट्रेशन में एरर 0 होगा। बट किसी भी टाइट्रेशन में एरर 0 हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही। तो जनरली इक्विवेलेंस पॉइंट और इंड पॉइंट एक साथ एग्जैक्ट एक साथ नहीं आता है। एक आध ड्रॉप ज्यादा ब्यूरेट से गिरेगा ब्यूरेट का कंटेंट, उसके बाद इंड पॉइंट आएगा। कई बार एक आध ड्रॉप गिरने के पहले ही इंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो ये थोड़ा कम भी समझ आया है तो कोई बात नहीं, जब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे कैसे इंडिकेटर काम करता है और टाइट्रेशन कर्व देखेंगे। अभी हम टाइट्रेशन कर्व नहीं देखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में टाइट्रेशन कर्व देखेंगे, तब वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट टाइट्रेशन को हम 3 सेक्शन में पढ़ाते हैं। एक तो मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे एक लेवल, दूसरा लेवल इसका पूरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे, और तीसरा लेवल पूरा होगा जब तुम वाइवा देने जा रहे होगे प्रैक्टिकल का 12th में। उसके पहले हम लैब मैनुअल का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या ऑपरेटर्स लैब में यूज होता है, कैसे यूज करते हैं उसको, ये सब चीजें। वो 3 सेशन कंप्लीट होने के बाद, 3 सेशन मतलब अभी वाला सेशन एक आयनिक इक्विलिब्रियम वाला सेशन और एक जब लैब मैनुअल डिस्कस करेंगे तब। इसके बाद तुम लैब में अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं भी किए रहोगे तब भी तुमको फील आएगा कि तुम लैब में काम कर चुके हो, ठीक है, और तुम्हारा वाइवा काफी अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अभी का लेक्चर। मेरे को एक पेज चाहिए, एक्चुअली लाइट का इशू है, इस वजह से हम कॉपी पे बना रहे हैं वीडियो। कहाँ गया यार पेज? तो निकल जाओ। देखो, पिछले दिन जैसा कि हमने देखा था, हम क्या कर रहे थे पिछले दिन हम क्या कर रहे थे कि एक वेसल था, एक बीकर था जिसमें HCl सॉल्यूशन था जिसका कंसंट्रेशन पता था, बाय द वे 0.1 है। दूसरे बीकर में या दूसरे बॉटल में NaOH सॉल्यूशन था
जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता था, इसका कंसंट्रेशन हमें निकालना था। तो हम क्या कर रहे थे, कोनिकल फ्लास्क ले रहे थे। कोनिकल फ्लास्क में जो स्टैंडर्ड था, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल रहे थे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन पता है, इसको रख लेते थे। मतलब 0.1 m HCl को रख लेते थे। कितना रखते थे, थोड़ा सा अमाउंट, बट जितना भी अमाउंट रखते थे उसका कुछ वॉल्यूम होता था, तो वो बाय द वे 20 ml है, तो 20 ml लिख लिए। इसमें 20 ml HCl रख लिया गया, HCl सॉल्यूशन। इसके बाद क्या होता था, इसमें ब्यूरेट के थ्रू हम गिराते थे क्या, NaOH का सॉल्यूशन, जिसका मोलरिटी हमें पता करना था। बट इंड पॉइंट आते आते या इक्विवेलेंस पॉइंट आने तक कितना NaOH गिर चुका है, यहां से लेके बाय द वे यहां तक गिर चुका है, यहां से लेके यहां तक गिर चुका है, तो इससे पता चल जाता था कि NaOH का वॉल्यूम कितना यूज हुआ है। बाय द वे वो वॉल्यूम 10 ml यूज हुआ है। तो ये दोनों डेटा हमें पता कहां से चलता था, ये पता चलता था ब्यूरेट के रीडिंग से, और ये पता चलता था कोनिकल फ्लास्क का ये जो मार्क बना होता था इसके रीडिंग से कि कितना HCl लिए हैं। अब हमें इसका मोलरिटी निकालना होता था, तो हम जानते हैं कि HCl जो भी इसमें रहा होगा NaOH के साथ रिएक्ट किया होगा, और तब तक ही तो NaOH को गिराया गया है जब तक कि सारा HCl कंज्यूम ना हो जाए। मतलब इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बना होगा, और ये दोनों रिएक्ट किया होगा, इसका सारा अमाउंट इसके साथ रिएक्ट किया होगा। मतलब HCl जब खत्म हो गया होगा तब तक NaOH का कितना इक्विवेलेंट गिरा होगा, यहां से लेके यहां तक इस वॉल्यूम में जितना इक्विवेलेंट रहा होगा वो गिरा होगा। मतलब ये दोनों चूंकि रिएक्ट करके दोनों खत्म हुआ है, ये तो खत्म हुआ ही, NaOH पूरा नहीं खत्म हुआ है, लेकिन जितना NaOH गिरा है वो तो रिएक्ट कर ही लिया है ना। मतलब इस दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का इक्विवेलेंस इक्वल होता है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट 0.1 इंटू 20, ये हो गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की बात करें तो इसमें HCl के n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो 1, ये हो गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। NaOH का मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NaOH का मोलरिटी इंटू 10 ml, ये हो गया मिलीमोल्स। इसका n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, NaOH का n फैक्टर 1, ये हो गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, और ये दोनों को इक्वल कर दिए। यहां से मोलरिटी निकल गया क्या चीज का, 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, ये NaOH का मोलरिटी निकल गया। तो यही तरीका हमने पिछले दिन डिस्कस किया था। अब सोचो, दो चीज है, एक तो है इसका मोलरिटी और इसका वॉल्यूम, दूसरा चीज है इसका मोलरिटी और इसका वॉल्यूम। अब जरा सोचो, HCl का मोलरिटी पता है, NaOH का मोलरिटी पता करना है, HCl का वॉल्यूम पता है, NaOH का वॉल्यूम भी पता है। ये चार चीज है। अगर इस चार चीज में से कोई तीन चीज पता रहे तो चौथा चीज पता चल जाएगा, क्योंकि n फैक्टर के हेल्प से और इस दोनों के हेल्प से HCl का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और NaOH का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और इसका n फैक्टर हमें पता है 1 और इसका n फैक्टर भी हमें पता है 1। तो अब बताओ, इस चार चीज में से तीन कोई चीज पता हो तो चौथा निकाला जा सकता है। ठीक है, जरा गौर करना। यहां पे एसिड था, इसके अंदर वेसल के अंदर वेसल बोल रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क में एसिड रखा था, ब्यूरेट में कौन रखा था, बेस। अब एक दूसरे टाइट्रेशन पे जरा गौर करो। अगर हमारे पास C2O4 माइनस 2 है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, किसी बीकर में रखा हुआ है, ठीक है, इसका मोलरिटी हमें पता है, इसका मोलरिटी हमें पता है, बाय द वे 0.1 है, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी हमें पता है
100 ml है, या रुक जाओ, इसको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। जरा ध्यान देना, अगर हमारे पास H2C2O4 है, ठीक है, जिसका अच्छा ये है और दूसरा KMNO4 है, KMNO4 है, ठीक। इसका कंसंट्रेशन हमें पता है, H2C2O4 का कंसंट्रेशन हमें पता है, इसका मोलरिटी पता है हमें, बाय द वे 0.1, ठीक है। इसका मोलरिटी हमें नहीं पता है, पता करना है। हम कैसे पता करेंगे? सिंपल, जैसा हमने एसिड बेस टाइट्रेशन किया था, सिंपल टाइट्रेशन किया था, वैसा ही कुछ यहां करेंगे। कोनिकल फ्लास्क में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ले लेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहां पे कौन है? ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है। इसमें ले लिए H2C2O4। इसका कंसंट्रेशन तो हमें पता है, इसका मोलरिटी है 0.1। चूंकि इसमें लिए हैं तो इसका वॉल्यूम भी पता होगा, कितना लिए हैं इसका सॉल्यूशन का, तो इसका वॉल्यूम है बाय द वे 100 ml। लैब में करोगे तो ये वॉल्यूम तो तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां तो मार्क बना रहता है। इसके बाद तुम क्या करोगे? ब्यूरेट में ले लोगे नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन है? जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं है, KMNO4। इसमें ले लिए KMNO4, जिसका की मोलरिटी तुम्हें निकालना है। तुम ऊपर तक भर लिए, बाय द वे इसको और ऊपर कर देते हैं, यहां तक भर लिए KMNO4 से। अब तुम क्या किए? इस नॉब को घुमा, ये बंद था, इसको ओपन किए तो ये ड्रॉप वाइज इसमें आ रहा है। शुरू में क्या होगा? H2C2O4 का जो सॉल्यूशन होता है कलरलेस होता है, तो कलरलेस है, KMNO4 गिरेगा तो होगा क्या? H2C2O4 KMNO4 के साथ रिएक्शन करेगा, KMNO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। रिएक्शन जब करेगा तो ये जो KMNO4 होता है, जिसका कलर पिंक होता है, एक ड्रॉप गिरा, यहां पे पिंक टाइप का चीज बनेगा, बट वो तुरंत से रिएक्ट कर लेगा इससे, और KMNO4 का पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब जब शुरू में इसका ड्रॉप गिरता रहेगा KMNO4 का, तो नीचे कोई कलर जनरेट नहीं होगा। तुरंत से एक ड्रॉप गिरा, पिंक कलर आया थोड़ा यहां पे, और फिर H2C2O4 के साथ रिएक्शन कर लिया, पिंक कलर डिसअपीयर। क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है Mn+2 और CO2, ये बनाता है, ठीक है। एक्चुअली इसका पूरा रिएक्शन हम नहीं लिखे हैं, अभी हम लिखेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब इसको एसिडिक मीडियम बनाया जाता है, बेसिकली थोड़ा सा H2SO4 डाला जाता है, हम उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, अभी छोड़ो। ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन के वजह से KMNO4 डिसअपीयर होता जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि KMNO4 गिरते 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 जब यहां तक गिर गया, उसके बाद उस समय तक जितना भी KMNO4 इसमें आया, वो सब इसके साथ रिएक्शन कर लिया और ये हो गया खत्म। अब हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, क्योंकि इसका कंटेंट हो गया खत्म। और इसका कंटेंट खत्म होने तक KMNO4 का जो वॉल्यूम गिरा है, कुछ तो वॉल्यूम गिरा होगा, बाय द वे 100 ml ही गिरा। हालांकि लैब में 100 ml नहीं होगा, वहां 20 ml 10 ml होगा, क्योंकि 100 ml का ये कोनिकल फ्लास्क और ये नहीं होता है, छोटा होता है थोड़ा, ठीक है, बट हम समझा रहे हैं 100 ml लेके। तो जैसे ही ये खत्म हो गया, हम समझेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। फिर सवाल उठता है, हमें पता कैसे चलेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया? तो यहां पे कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि KMNO4 सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब, जब ये गिर रहा था, यहां पे पिंक कलर डिसअपीयर हो रहा था, क्योंकि KMNO4 का पिंक कलर इसके साथ रिएक्शन के कारण, जब ये दोनों रिएक्शन करके Mn+2 बनता था और Mn+2 कलरलेस होता है, तो इसका कलर डिसअपीयर हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, उसके बाद जब KMNO4 का एक ड्रॉप भी गिरता है, तो ये पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा, क्योंकि अब KMNO4 को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। इसलिए KMNO4 का जब रिएक्शन कराते हैं, KMNO4 के हेल्प से टाइट्रेशन कराते हैं, तो वहां पे किसी इंडिकेटर का जरूरत नहीं होता है। KMNO4 सेल्फ इंडिकेटर है।
वो खुद जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है तो सॉल्यूशन का कलर बदल देता है। बदल किसके कारण जाता है? KMnO4 के कारण। पहले KMnO4 डिसअपियर हो रहा था, रिएक्ट कर ले रहा था, लेकिन अब रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके साथ रिएक्शन करने के लिए कोई है नहीं, तो पिंक कलर आ जाएगा सॉल्यूशन में। हम समझेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, अब इसके अंदर कोई रिएक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो, इस तरह से KMnO4 का वॉल्यूम पता चल गया। जो H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, ये वॉल्यूम है। H2C2O4 का वॉल्यूम पता चल गया, शुरू में ही ये लिया था H2C2O4 का कितना वॉल्यूम, वो इसका मोलरिटी तो पता ही था, KMnO4 का मोलरिटी पता करना है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन एक और चीज है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी तो होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस। ये दोनों का इक्विवेलेंट को इक्वल करेंगे। H2C2O4 का इक्विवेलेंट क्या होगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर ये करेंगे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आएगा मोल, और चूंकि वॉल्यूम ml में है तो ये आएगा मिली मोल, और इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मिली इक्विवेलेंट। किसका? H2C2O4 का। KMnO4 का मिली इक्विवेलेंट क्या होगा? NF2M2V2, जहां V2 क्या है? KMnO4 का वॉल्यूम, M2 क्या है? KMnO4 का मोलरिटी, NF2 क्या है? n फैक्टर ऑफ KMnO4। और ये ओवरऑल क्या हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4, ये हो गया ओवरऑल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। n फैक्टर H2C2O4 का क्या होगा? जब +3 से +4 में जा रहा है, 2 कार्बन है, तो यहां पे n फैक्टर 2 होगा, 2, क्योंकि +3 से +4 में जा रहा है तो n फैक्टर 1, बट 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो n फैक्टर इसका 2 इंटू इसका मोलरिटी क्या था? 0.1 इंटू वॉल्यूम क्या था? 100 ml। तुम चाहो तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इधर भी लीटर वाला वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा। इसका n फैक्टर क्या होगा? एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है, और लिखा हुआ भी है +2, तो +7 से +2, तो ये हो गया 5। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दोनों रिएक्ट करके ये बनेगा लैब में, ठीक है, तभी ये सब कैलकुलेशन कर पाओगे। इसका मोलरिटी क्या था ये पता करना है, इसका वॉल्यूम क्या था 100, और यहां से निकल जाएगा मोलरिटी 2 इंटू 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया KMnO4 का मोलरिटी। कुछ गड़बड़ की है क्या? इंटू 5, ठीक है। तो इस तरह से KMnO4 का कंसंट्रेशन निकल गया। मतलब यहां पे एसिड बेस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। जनरली KMnO4 को नीचे और H2C2O4 को ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि जब KMnO4 को नीचे रखेंगे और H2C2O4 को ऊपर रखेंगे तो उस केस में क्या होगा? पिंक कलर KMnO4 का पहले पिंक रहेगा, और जब KMnO4 खत्म होगा तो कलर डिसअपियर होगा। तो पिंक से डिसअपियर होना, इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा टफ होता है, और कोई कलर नहीं है उससे पिंक होना, इसको ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो जनरली हम लोग KMnO4 को ब्यूरेट में रखते हैं और H2C2O4 को कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं। अब जरा देखो, इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकता था। क्वेश्चंस बन सकता था कि बताओ अगर H2CO, अच्छा नहीं, टाइट्रेशन हो गया, इतना हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस हम बात करेंगे अभी। अब हर केस में क्या होगा? हर केस में यही होगा कि H2C2O4 है, KMnO4 है, KMnO4 है, इसका मोलरिटी पता होगा, कौन इसका मोलरिटी पता होगा, इसका वॉल्यूम पता चलेगा, कोनिकल फ्लास्क में इसका कितना अमाउंट लिए हो, इससे इसका मोलरिटी पता करना होगा, और इसका वॉल्यूम ब्यूरेट से कितना गिरा है इससे पता चलेगा। तो ये 3 चीज पता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसका n फैक्टर यूज कर लेंगे। n फैक्टर, इसका n फैक्टर पता है, इसका भी n फैक्टर पता है। तो बताओ दोनों का इक्विवेलेंट को सेम करके हम इसका मोलरिटी निकाले अभी। अब जरा मेरे को बताओ, इस चारों में से ऊपर वाले n फैक्टर तो दोनों का पता रहेगा, इस चारों में से कोई 3 चीज पता हो तो चौथा चीज निकल जाए,
ठीक है, तो हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे इसी पे बेस्ड करेंगे, 3 चीजें पता रहेगा, चौथा चीज निकालेंगे। अब जरा थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखो, ठीक है, एकदम ऐसा जैसा लैब में करते हैं। देखो लैब में क्या होता है हमारे पास, समझना जरा इसको। जब तुम लैब में जाओगे तो लैब में तुमको एक अननोन सा सॉल्यूशन दिया होगा KMnO4 का, ये सॉल्यूशन बना हुआ रहेगा इसका, और इसका मोलरिटी पता करना होगा, ठीक है। तुमको दिया जाएगा H2C2O4, ये कैसा दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, ये सॉलिड दिया जाएगा तुमको, सॉलिड एक डब्बा में ये बंद रहेगा, ठीक है। तो पहले तुमको इसका सॉल्यूशन बनाना होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी तुम्हें पता हो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? बाय द वे तुम चाहते हो कि H2C2, इसका तो मोलरिटी निकालना है और इसके लिए तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, ठीक है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है, बट ये सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में डब्बा में पड़ा होगा व्हाइट कलर का, ठीक है। अब देखो तुमको क्या करना होगा, पहले इसका सॉल्यूशन बनाना होगा। तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? बाय द वे तुम इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में 0.1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड रखना चाहते हो, तो 1 लीटर तो सॉल्यूशन नहीं बनाओ ना, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम बनाओगे बाय द वे 50 ml सॉल्यूशन। तो अगर इसका 50 ml सॉल्यूशन बनाते हो तो जरा सोचो, 1000 ml सॉल्यूशन में कितना मोल H2C2O4 का होना चाहिए? 0.1 मोल। तो बताओ 50 ml सॉल्यूशन में कितना होना चाहिए H2C2O4 का मोल? 0.1 बाई 100,000 इंटू 50, तो 50 टू जा 100, 20 हो गया, और ये हो गया 1/2 इंटू 1/100, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया 0.005, इतना मोल। मतलब इतना मोल तुम्हें चाहिए 50 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब इतना मोल मतलब कितना मास? तो मास बताओ, मास 0.005 इंटू मोलर मास ऑफ H2C2O4, मोलर मास ऑफ H2C2O4 कितना हो जाएगा? 0.005 इंटू 2 + 24 + 64, ये हो गया 0.005 इंटू, ये हो गया 4 4 8 2 10 6 2 8 90, 4 4 8 2 10 6 2 8 और 1 9, इतना ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करो, जितना ग्राम होगा इतना ग्राम तुम्हें इस डब्बे से निकालना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक ऑक्जेलिक एसिड को, ठीक है। अब उतना ग्राम कैसे निकालोगे? उतना ग्राम एक वेइंग मशीन होगा, वेट करने वाला मशीन होगा, उस पे वेट करोगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के, और इतना ग्राम तुम निकाल लोगे। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक फिर से हम बोल रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसको क्या करोगे? एक कोनिकल फ्लास्क में रख लोगे या बीकर में रख लोगे, इसमें रख लोगे, ठीक है। इतना वेट करके रख लिए। इसके बाद क्या करोगे? इसमें पानी मिलाओगे। तुम्हें अच्छा, तुम सोचे हो कि 50 ml हमको सॉल्यूशन चाहिए, 50 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना ग्राम चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसमें डाल दिए इतना ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड, डाल दिए, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। वेट करके ये सब पूरा प्रोसीजर तुमको करना होगा, वेइंग मशीन से वेट भी करना होगा ना भाई, वेट करके इसमें डाल दिए। अब इसमें चूंकि 50 ml अगर यहाँ पे 50 ml है, तो इसमें क्या करो? पानी मिलाओ।
पानी मिलाओ, पानी मिलाओ, पानी मिलाओ, पानी मिलाओ, लेकिन 50 ml तक अभी मत पहुंचने देना। 50 ml जहां पे होगा उससे थोड़ा पहले तक ही रोक दो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, अगर इसमें 50 ml कर देते हो तब तो हो गया 0.1 m H2C2O4 हो गया, लेकिन 50 ml से थोड़ा पहले रोको और इसमें थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉप मिलाओ डाइल्यूट H2SO4 को, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 जब तक नहीं रहेगा KMnO4 का रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ ठीक ठाक रेट से नहीं होगा। तो इसमें कुछ ड्रॉप H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 का मिलाओ। अब बाय द वे वॉल्यूम 50 ml से थोड़ा नीचे है, पानी मिला के इसको 50 ml कर दो। ठीक है, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसको हम कोनिकल फ्लास्क में रखने वाले हैं। और इसके बाद सिंपल यहां पे ये जो कोनिकल फ्लास्क में कंटेंट आ गया हमारे पास, कौन सा कंटेंट आया, 50 ml आया। कौन आया, H2C2O4 और इसका मोलरिटी कितना है 0.1 m। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्यूरेट लगाएंगे, ब्यूरेट में KMnO4 डालेंगे और KMnO4 को ड्रॉप वाइज गिराएंगे। ठीक है, अब जब इसका कलर पिंक होने लगेगा, यहां पे पिंक कलर होने लगेगा, हम समझ लेंगे सारा कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया। और उस समय N1V1 मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 फार्मूला यूज कर लेंगे और इस तरह से KMnO4 का मोलरिटी निकल जाएगा, KMnO4 सॉल्यूशन का मोलरिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होता है वो जरा ध्यान देना। होता क्या है, जो ये H2C2O4 है, H2C2O4 है, ये रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में H2SO4। ये H2SO4 का जो ड्रॉप मिला है ये केवल रिएक्शन को फास्ट करता है, एक तरह से समझो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, केवल ये खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इनफैक्ट मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं बनता है। अब देखो क्या होगा, ये बन जाता है MnSO4, बन जाता है K2SO4, CO2 और H2O। बस ये होता है ओवरऑल रिएक्शन। हम लोग शॉर्टकट में क्या दिखा देते हैं, C2O4 माइनस 2 MnO4 माइनस CO2 प्लस Mn प्लस 2 प्लस H2O। कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है वो तो तुम दिखा ही चुके हो। इसका रेडॉक्स चेंज हुआ है, इसका रेडॉक्स चेंज हुआ, ये नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो इस शॉर्टकट में हम लोग ये दिखा देते हैं, बट फुल रिएक्शन ये होता है। ठीक है, तो ये था KMnO4 का कंसंट्रेशन मेजर करना ऑक्जेलिक एसिड के हेल्प से। ठीक है, हमने ये भी बताया कि ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन तैयार कैसे करते हैं लैब में, डब्बा से कैसे ऑक्जेलिक एसिड को निकालते हैं वगैरह वगैरह, बट अभी भी उसमें कई सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। कई सारा पॉइंट्स को हमने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, जिसको हम आगे बताएंगे जब लैब मैनुअल का एनालिसिस करेंगे तब। कैसे वेइंग मशीन पे रखते हैं, कैसे उसको पहले कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं कि उसके पहले वीकर में रखते हैं वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, तो अब आते हैं हम आज के लेक्चर पे और क्वेश्चंस पे। देखो, अब जरा पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये वॉल्यूम दिया हुआ है HCl का, वॉल्यूम मतलब वही कोनिकल फ्लास्क में जो वॉल्यूम हमने लिया है, ये मोलरिटी HCl का क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ये NaOH का वॉल्यूम 50 ml है। ये क्या है, ब्यूरेट से जितना NaOH गिरा है, और ये M क्या है, मोलरिटी पता करना है NaOH का। तो सिंपल हमको क्या करना चाहिए, दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ, ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं ना, कलर चेंज रहेगा तो थोड़ा सही लगेगा। HCl
HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, NaOH के साथ बनेगा क्या, NaCl प्लस H2O। अब इसमें क्या है, तुम चाहो तो इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके इसका एक मोल इसका एक मोल बनाता है, तो तुम ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH यूज्ड। इसका मतलब HCl का कितना मोल है, 100 इंटू 0.1। मोलरिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल निकलता है, लेकिन चूंकि ml में है तो ये मिली मोल निकलेगा, तो दोनों का मोल इक्वल होगा तो दोनों का मिली मोल भी इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू m 50 इंटू m, और यहां से निकल गया मोलरिटी कितना आ गया, 100 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 50। एक तरीका तो ये है, बट मेथड 2 क्या है वो देखो। हालांकि ये मेथड 1 से बढ़िया मेथड 2 है, क्योंकि मेथड 1 में हमने मोल को इक्वल कर दिया है, और मोल इक्वल तभी होता है जब इस दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है। बट एक दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट इक्वल करने का, तो वो तो हमेशा सेम होता है। मतलब हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। HCl का इक्विवेलेंट क्या होगा, HCl का मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो HCl का इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और नंबर ऑफ मिली मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकलेगा, तो n फैक्टर इंटू NF1 इंटू M1 इंटू V1 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर V1 ml में है तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, V1 लीटर में है तो इक्विवेलेंट आएगा। और यहाँ पे NF2 इंटू M2 इंटू V2, ये दोनों अगर यहाँ ml में रखते तो यहाँ भी ml में रखेंगे, यहाँ लीटर में रखते तो यहाँ भी लीटर में रखेंगे। n फैक्टर HCl का, इस रिएक्शन में HCl का n फैक्टर क्या है, एसिड की तरह बिहेव किया है, एक H प्लस निकला है, n फैक्टर इसका 1 इंटू मोलरिटी क्या था HCl का मोलरिटी तो हमें पता था ना, कितना था देखो 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 ml में ही रखा है। यहाँ NaOH का n फैक्टर क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन में बेस का n फैक्टर होता है, जितना OH माइनस उससे निकलता है, एक OH माइनस निकलेगा, n फैक्टर 1 इंटू इसका मोलरिटी तो हमें पता ही करना है, और इसका वॉल्यूम जो यूज हुआ है 50 ml यूज हुआ है, तो यहाँ पे 50 और यहाँ से M2 निकल गया। तो ये दोनों मेथड है, यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्वेट किया है, हम मोल इक्वेट किया। मोल इक्वेट एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही कर सकते हैं जब दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, इक्विवेलेंट इक्वेट हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। बट इस मोल भी हमेशा कर सकते हैं, लेकिन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। कई केसेस में जब कोफिशिएंट होता है तो मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था। बट इक्विवेलेंट दोनों का सेम होगा हर केस में, कोफिशिएंट 1 हो दोनों का 2 हो, दोनों का एक का 1 एक का 3 हो, कुछ भी हो, कोफिशिएंट इक्विवेलेंट तो इक्वल होगा ही, ठीक है। अब ये थोड़ा लंबा हमने कर दिया था, अब छोटा छोटा करके करते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है जरा गौर करना, ये सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। इसका वॉल्यूम दिया है, इसका मोलरिटी H2SO4 का वॉल्यूम दिया, H2SO4 का मोलरिटी दिया, NaOH का वॉल्यूम दिया, NaOH का मोलरिटी पता करना। सिंपल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये दोनों रिएक्ट करेगा, रिएक्ट ही करता होगा ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू हम क्या कर दें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, यही करना है। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट क्या होगा, n फैक्टर इंटू मोलरिटी NF1 M1 V1 इक्वल टू NF2 M2 V2, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है NaOH को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है H2SO4 को। तो H2SO4 का n फैक्टर जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 होगा। मोलरिटी क्या दिया है 0.1, वॉल्यूम क्या दिया है 20 ml में ही रहने दो, इधर भी ml में ही रखेंगे। NaOH का n फैक्टर क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड बेस रिएक्शन है 1। M2 मोलरिटी निकालना है, और V2 10 ml 10, यहां से निकल गया m का वैल्यू, NaOH का निकल गया मोलरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ 1 मिनट मेरे को देख लेने दो कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहा है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रहा है, ठीक है।
अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड में जरा देखना, H2C2O4 रिएक्शन कौन, H2C2O4 कोनिकल फ्लास्क में होगा, ब्यूरेट से NaOH गिर रहा होगा क्योंकि NaOH नॉन स्टैंडर्ड है यहां पे। ये दोनों जब रिएक्ट कर रहा होगा तो रिएक्शन पहले देखो क्या होता होगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस है, इसके साथ रिएक्शन करके Na2C2O4 प्लस H2O बन रहा होगा। इसका OH माइनस यहाँ से H प्लस निकाल रहा होगा, 2H प्लस, दो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों H प्लस को निकाल के सोडियम ऑक्जेलेट प्लस H2O बनाया। अब जरा गौर करना, क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन दिख गया। अब देखो क्या हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस, NF1 इंटू M1 इंटू V1 इक्वल टू NF2 इंटू M2 इंटू V2, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, ये है N1V1 इक्वल टू N2V2, N1 होगा NF1 इंटू M1, N2 होगा NF2 इंटू M2। अब NF1 इसका एन फैक्टर क्या है, देखो यहां से दोनों हाइड्रोजन निकला है इसलिए इसका एन फैक्टर 2, ठीक है। मोलरिटी क्या है 0.1, वॉल्यूम क्या है 100 ml में लिखा है तो इधर भी ml में लिखेंगे। NaOH का एन फैक्टर 1, मोलरिटी क्या है पता करना है, वॉल्यूम क्या है 50, यहां से निकाल लो m का वैल्यू, यही हो गया NaOH का मोलरिटी। बट ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चंस दिया होता और इसमें ये बोला होता कि जो रिएक्शन हो रहा है कुछ इस टाइप का हो रहा है, H2C2O4 प्लस NaOH ये बना रहा है NaHC2O4 प्लस H2O, ठीक है। ऐसा कहीं मेंशन होता, कुछ बताया होता कि इसका दोनों एसिडिक हाइड्रोजन नहीं एक ही एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो वैसे केस में इसका एन फैक्टर हम 1 यूज करते, क्योंकि यहां से एक ही H प्लस निकल के सोडियम आया है, एक H तो है ही, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया था तो हम समझेंगे कि दोनों एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया है, अदरवाइज रिएक्शन दे देता है ऐसा कुछ तो हम समझते हैं इसका एन फैक्टर 1, मतलब यहाँ पे 1 यूज करते। तो वैसे केस में NaOH का जो भी आता मोलरिटी वो आंसर होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 यूज करते, इसका एन फैक्टर 1 यूज करते। अगर ये रिएक्शन दिया रहता, कुछ नहीं दिया है तो हम समझेंगे कि दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को NaOH ले गया है, ठीक है। तो ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर इंटरेस्टिंग है, जरा गौर करो। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस देखो क्या है, कोनिकल फ्लास्क में सेम चीज रखा गया था, बट ब्यूरेट में एक बार बेस रखा गया है और एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा गया है। अब जरा गौर करो, थर्ड में जब हम रिएक्शन कराए थे तो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन कराए थे, बट फोर्थ में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और रेडॉक्स रिएक्शन देखो क्या होगा, H2C2O4 ये जब रिएक्शन करेगा KMnO4 के साथ, ऑफ कोर्स ये टाइट्रेशन अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, इसमें ड्रॉप ऑफ H2SO4 मिलाया जाता है ताकि मीडियम एसिडिक हो, तो मीडियम एसिडिक करने के लिए ड्रॉप ऑफ H2SO4 मिलाया जाता है। ये रिएक्शन क्या होगा, CO2 बनेगा, Mn+2 बनेगा। पूरा हम रिएक्शन नहीं लिखे हैं, पूरा अभी कुछ देर पहले हम रिएक्शन लिखे थे, तो बताओ हम लिख सकते हैं इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, मतलब N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। बट यहां जो N1 है इसको क्या लिखें, NF1M1, ये हो गया NF1M1, N1 के बराबर एन फैक्टर इंटू मोलरिटी नॉर्मलिटी होता है इंटू V1 इक्वल टू NF2M2 इंटू V2। NF1 इसका एन फैक्टर क्या होगा, अभी कुछ देर पहले हमने 2 यूज किया था और ये भी बोला था कि रिएक्शन अगर दिया रहता और दूसरे टाइप से दिया रहता तो 1 होता है एन फैक्टर, बट यहां पे एन फैक्टर क्या है, यहां पे जरा गौर करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहां H को देख के एन फैक्टर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये रेडॉक्स चेंज है, ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ है ये, तो यहाँ पे रेडॉक्स के लिए जो एन फैक्टर होगा इसका वो यूज करेंगे। मतलब हम बार बार बोलते हैं कोई कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन में जा रहा है तो उसका एन फैक्टर एसिड बेस वाले रूल से निकालेंगे, कोई कंपाउंड रेडॉक्स चेंज में जा रहा है तो उसका एन फैक्टर रेडॉक्स वाले रूल से निकालेंगे। एक ही कंपाउंड का एन फैक्टर अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन।
तो H2C2O4 +3 से +4 में जा रहा है, 2 कार्बन है तो इसका n फैक्टर होगा 2। इसका n फैक्टर कितना होगा 2। इसका n फैक्टर +7 से +2 में जा रहा है, इसका n फैक्टर होगा 5। तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू मोलरिटी कितना 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 ml में ही है तो इधर भी हम ml में रखेंगे। NF2 कितना हो गया 5 इंटू M2 पता नहीं है और वॉल्यूम 50 ml। ठीक है, यहां से निकल गया मोलरिटी ऑफ KMnO4। एक और चीज, इन सारे में अगर सब कुछ 6 चीज दिया हुआ हो, कोई एक नहीं पता हो तो उसको भी निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं कि बार बार इसका मोलरिटी हम निकाल रहे हैं, इसका मोलरिटी देके इसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है, इधर वाले को भी निकाला जा सकता है बाकी पैरामीटर को देके। ठीक है, लेकिन टाइट्रेशन में जनरली हम लोग मोलरिटी ही निकालते हैं, बट इधर वाले दोनों को देके, इधर एक का देके इधर वाला वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चंस, देखो जो 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5th नंबर क्वेश्चन, ये देखो इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है अभी और ये बेस है, तो ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगा KHC2O4 और इसका रिएक्शन NaOH के साथ जब होगा तो ये OH माइनस और यहाँ का H प्लस क्या कर लेगा H2O बन के बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा KNaC2O4, K प्लस Na प्लस और C2O4 माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसका n फैक्टर यहाँ पे क्या है 1 है, इसका n फैक्टर यहाँ पे क्या है 1 है। क्यों इसका 1 है, OH माइनस, ये बेस है और बेस में जितना OH माइनस निकलता वही n फैक्टर होता, तो यहाँ से एक ही OH माइनस निकला है। अब यहाँ पे देखो ये एसिड की तरह बिहेव किया है, तो एसिड में एसिड का n फैक्टर क्या होता है, जितना H प्लस निकलता है तो यहाँ से एक H प्लस निकला है, तो इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 1। अब जरा देखो इसका इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट से इक्वल कर सकते हैं, या तुम चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो इसका मोल इसके मोल के बराबर, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस केस में M1V1 = M2V2 भी कर सकते हो क्योंकि इस दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अगर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं N1V1 = N2V2, और अगर M1V1 = M2V2 करते हो, मतलब मोल का कॉन्सेप्ट लगाते हो ये देखते हुए कि हाँ दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो M1V1 = M2V2 होगा ही, तो वहां पे n फैक्टर सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने बार बार बोला है कि एसिड बेस रिएक्शन को जब हैंडल करना हो तो n फैक्टर को इग्नोर ही करो, तुम रिएक्शन को बैलेंस करके ही करो, तब भी आसान ही पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस करना टफ नहीं होता है। बट फिर भी हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को से करना है इसको, N1V1 = N2V2, इसको हम लिख सकते हैं NF1M1 = NF2M2V2। NF1 क्या है, इसका 1, इसका मोलरिटी क्या है, मोलरिटी देखो 0.1, वॉल्यूम क्या है 100 ml, ml में ही रहने देते हैं, इधर भी ml में रहने देंगे। NF2 क्या है 1 इंटू M2 क्या है पता करना है और वॉल्यूम 50। देखो ना ये दोनों का कोफिशिएंट सेम था ना, कोई फर्क पड़ा? अगर तुम ये देखो ये M1V1 है और ये M2V2 है, अगर ये दोनों के 1 होने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? तो यहाँ M1V1 = M2V2 भी कर सकते थे, कोफिशिएंट सेम था तो, और N1V1 = N2V2 तो हमेशा होता ही है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखो वो और मजेदार है। कोनिकल फ्लास्क में सेम चीज को रखा गया है जो यहां पे रखा गया था, बट यहां बेस के साथ रिएक्शन कराया गया था और यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया गया है, मतलब रिएक्शंस का नेचर बदल जाएगा, इन फैक्टर अलग तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो रिएक्शन क्या होगा, KHC2O4 इसका रिएक्शन कराया गया है KMnO4 के साथ। रेडॉक्स रिएक्शन होगा, एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराया जाता है जनरली, तो एसिडिक मीडियम, वहीं ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो एसिडिक मीडियम में ये Mn +7 से +2 में चल जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीडाइज होकर +3 से +4 में चल जाएगा, CO2 बन जाएगा। बाकी चीजें हम नहीं लिख रहे हैं,
बाकी MnSO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा। SO4 कहाँ से आया? इस H2SO4 के कारण। ठीक है, अब देखो इसका n फैक्टर क्या है, इसका n फैक्टर क्या है। इसका n फैक्टर तो 5 होगा, +7 से +2 में जा रहा है। इसका n फैक्टर क्या होगा, ध्यान देना। अब यहाँ ये नहीं देखोगे कि एक H+ निकल रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे रेडॉक्स नहीं था, एसिड बेस था, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया था। यहाँ H+ देख के बता दिया था n फैक्टर। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, बट 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका n फैक्टर 2 होगा। इसी कंपाउंड का यहाँ पे n फैक्टर 1 था, बट यहाँ पे n फैक्टर 2 है। समझना जरा इसको, क्योंकि यहाँ रेडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व है और यहाँ एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। क्या यहाँ पे हम कर दें N1V1 = N2V2, या उसको हम ये भी लिख सकते हैं NF1 M1V1 = NF2 M2V2, और यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करो। NF1 का वैल्यू 2, M1 का वैल्यू 0.1, V1 का वैल्यू 100, यहाँ पे NF2 का वैल्यू 5, M2 का वैल्यू M जो कि पता करना है, और KMnO4 का वॉल्यूम है 100 ml, और इसको फिर सॉल्व कर लो। M2 मतलब मोलरिटी ऑफ KMnO4 निकल जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, 7th नंबर क्वेश्चन जरा गौर करना। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा मेरे समझ से तुम लोगों को। हाँ, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है मोहर सॉल्ट, जिसका मोलरिटी पता है और KMnO4 का मोलरिटी पता करना है। तो पक्का इसका वॉल्यूम में देना चाहिए। हालांकि लैब में जब करोगे तो कॉन्केल फ्लास्क में जब इसको रखोगे तो वहां से वॉल्यूम खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम बाय द वे 100 ml है, और KMnO4 का वॉल्यूम है 50 ml। हालांकि लैब में 100 ml कभी नहीं वॉल्यूम आएगा, वो और छोटा छोटा वेसल होता है ना, तो 100 ml तो ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसे ही हम कैलकुलेशन के लिए दे दिए हैं। तो ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा? कॉन्केल फ्लास्क से, और ये वॉल्यूम ब्यूरेट से आएगा। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे? मोहर सॉल्ट, फॉर्मूला भी याद रखना, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है? जो मोहर सॉल्ट है FeSO4 NH4 2SO4, ये तुम्हारे स्कूल लैब में भी ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया जा सकता है। ये प्लस कराया जा सकता नहीं, कराया ही जाएगा। इसका रिएक्शन जब MnO4 के साथ करेंगे, सॉरी MnO4 माइनस के साथ ना, KMnO4 के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो Mn तो +7 से +2 में चला जाता है, +2 में चला जाता है। आयरन जो +2 है वो +3 में चला जाता है। मतलब ये Mn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो खुद रिड्यूस होगा और एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। आयरन जो कि +2 में है उसको +3 में भेज देगा, और अमोनिया को कुछ नहीं करता है, अमोनिया माइन ऐसे ही रहता है। और कौन ऑक्सीडाइज होगा? और तो कोई ऑक्सीडाइज होने वाला है नहीं, केवल आयरन +2 से +3 में चल जाएगा। मतलब अगर पूरा रिएक्शन लिखना चाहो तुम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको MnSO4, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फेरिक सल्फेट, और उसके बाद अमोनियम सल्फेट लिखोगे। ठीक है, तो जो ओवरऑल रिएक्शन होता है यहाँ पे, अगर हालांकि काम इतना से ही चल जाएगा, यहाँ इतना से काम चला लेते हैं, उसके बाद भी हम ओवरऑल रिएक्शन अभी लिख देंगे, हम टेंशन मत लो। तो अब जरा बताओ यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कौन सा रिएक्शन था? ये वाला था ना, ये था। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा इसका N1V1 N2, इसका N1V1 = इसका N2V2। इसका n फैक्टर क्या होगा? +1 से +3 में आया है आयरन, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया इस पूरे कंपाउंड का, क्योंकि एक ही का रेडॉक्स चेंज हुआ है, +2 से +3 में आया, n फैक्टर 1, यानी 1 × इसका मोलरिटी क्या था? इसका मोलरिटी 0.5 था। इसका वॉल्यूम क्या था? 100। ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, N1V1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। ये हुआ M1, ये हुआ V1, और ये हुआ n फैक्टर। तीनों मिलके क्या हो गया? ये दोनों मिलके नॉर्मलिटी हुआ। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर ये ml में है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वल टू KMnO4